17th सेंचुरी में भारत का इकोनॉमी पूरी दुनिया में 27% था। इस टाइम भारत का किंग औरंगजेब था, जिसके शासन के दौरान भारत का एनुअल रिवेन्यू 45 करोड़ डॉलर हो गया था, जो कि पूरे यूरोप के इकोनॉमी से भी ज़्यादा था। औरंगजेब के शासन के दौरान भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग पावर वाला देश बन चुका था। लेकिन आखिर ब्रिटिश रूल के दौरान भारत में ऐसा क्या हुआ कि अगले 250 सालों बाद ही यानी 1947 में भारत का इकोनॉमी 27% से गिरकर सिर्फ 3% पे आ गया और फिर भारत एक गरीब देश बन गया। इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। 1707 में मुग़ल किंग औरंगजेब के मरने के बाद मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो चुका था, क्योंकि अब मुग़लों के वंशज के पास इतना बड़ा साम्राज्य संभालने का ताकत नहीं रहा। और इसी दौरान भारत में 5 साम्राज्य मुग़ल एम्पायर के कब्जे से बाहर निकलकर एक अलग साम्राज्य बन गए, जिसमें सबसे पहला और ताकतवर साम्राज्य था मराठा, दूसरा साम्राज्य था हैदराबाद, तीसरा था पंजाब, चौथा साम्राज्य था बंगाल और 5वां साम्राज्य था अवध। इसमें से मराठा एम्पायर मुग़ल एम्पायर को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इंडिया अब पूरी तरह से अलग अलग एम्पायर में टूट चुका था। और इसी दौरान 1739 में ईरान का बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला कर दिया और दिल्ली को लूट लिया, जिसके बाद मुग़ल एम्पायर और भी कमज़ोर हो गया। और यही कमजोरी के वजह से ब्रिटिश एम्पायर को भारत पे कब्जा करने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद ब्रिटिश ने धीरे धीरे भारत के समुद्र तटीय शहरों पे अपना ताकत बनाना शुरू कर दिए। और बहुत ही जल्द भारत पे ब्रिटिश के तरफ से हमला होने वाला था। हालांकि ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश से पहले इंडिया ने फॉरेन इन्वेड का सामना नहीं किया था, लेकिन ब्रिटिश लोग उनके जैसे बिल्कुल नहीं थे, जो पहले भारत पे हमला करके यहाँ का खजाना लूट कर भाग जाते थे, जैसे कि तैमूर या फिर नादिर शाह। ब्रिटिश लोग इनसे एकदम अलग थे। ये लोग इंडिया को एक गोल्ड माइन के रूप में देखते थे, जिनके रिसोर्सेस ब्रिटिश ने हमेशा के लिए निकाल लिए थे। क्योंकि जब 1947 में इंडिया ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद होता है, तब इंडिया वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले हुआ करता था, क्योंकि इस वक्त यहाँ का नेटिव इंस्टीट्यूशन डिमोलिश हो चुका था, यहाँ का इकोनॉमी डी इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, यहाँ का ट्रेड नेटवर्क कट चुका था और यहाँ के लोग रिलीजन और कास्ट के आधार पे बंट चुके थे। ब्रिटिश रूल से पहले भारत एक ऐसा देश था जो दुनिया को इंस्पायर करता था। वो अब 1947 में तबाह हो चुका था, क्योंकि अब तक भारत का गोल्डन टाइम खत्म हो चुका था और भारत का सारा वेल्थ ब्रिटिश ने लूट लिए थे। ब्रिटिश एम्पायर ने भारत में अपने शासन के दौरान अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करके 250 सालों तक भारत का सारा खून बहा दिया, जिसके बारे में एक अमेरिकन स्कॉलर विल डुरेंट का ऐसा कहना है कि भारत के इतिहास में भारत के ऊपर ये सबसे बड़ा क्राइम ब्रिटिश के तरफ से हुआ है। एक अमेरिकन जेटी संडरलैंड का ऐसा कहना है कि जब 18th सेंचुरी के दौरान ब्रिटिश भारत में आए थे, तब उन्होंने देखा कि भारत पूरे यूरोप और एशिया से भी बड़ा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, जिसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया के वेल सिविलाइज्ड कंट्री में फेमस थे। इतना ही नहीं, यहाँ के प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेलरी, यहाँ का पोइट्री, यहाँ का सिरामिक्स, यहाँ का फाइन वर्क ऑन आयरन, स्टील, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स, यहाँ का ग्रेट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, यहाँ का ग्रेट बिजनेसमैन, मर्चेंट, बैंकर्स एंड फाइनेंसर्स, यहाँ का शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, इन सब सेक्टर में इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे था। और यहाँ का ट्रेड नेटवर्क दुनिया के सारे सिविलाइज्ड कंट्री से कनेक्टेड था। चलो इसमें से सबसे पहले टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग और मेटल वर्किंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं। भारत के इतिहास में भारत काफ़ी लंबे समय तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सुपर पावर रहा है। इंडिया के सब कंटिनेंट रीजन में बहुत सारे टेक्सटाइल सेंटर्स थे, जैसे कि कोस्टल आंध्रा,
ब्लॉक प्रिंटिंग का हब था, जबकि गुजरात और बंगाल अपने हाई इंड बुने हुए कपड़े के नाम से जाने जाते थे। उस टाइम इंडिया का ग्लोबल टेक्सटाइल में 25% शेयर था और इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वजह से दुनिया से इंडिया का जो ट्रेड नेटवर्क बना था वो काफ़ी मजबूत और लो कॉस्ट हो चुका था, जिसके वजह से इंडिया के बाकी आर्टिस्ट भी अपने प्रोडक्ट को इस ट्रेड नेटवर्क के जरिए से लो शिपिंग कॉस्ट पे सेल कर पा रहे थे। और इसी वजह से अब इंडिया का बाकी इंडस्ट्री भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के छाए में विकसित हो रहा था। और जैसा कि हम सबको ये पता है कि ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड रूट सी रूट है, जिसके वजह से इंडिया का शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी विकसित हो रहा था, जिसके बाद इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण सी पोर्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि ढाका, मसालापट्टनम, सूरत, कालीकट, क्विलोन और भी बहुत सारे जगह थे, जिसमें इंडिया के सारे रूरल कम्युनिटी शिप बिल्डिंग प्रोडक्शन में शामिल हो चुके थे। भारत की इंडस्ट्री में जो शिप बनाए जाते थे उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छे होते थे। जैसे कि 17वीं सेंचुरी के शुरुआत में अगर बंगाली शिप को कंसीडर किया जाए तो यहाँ लगभग 5000 शिप बनाए जा चुके थे, जिसमें से हर शिप में 500 टन वजन का सामान कैरी करने का कैपेसिटी था। एक ब्रिटिश मैरीन टाइम ऑब्जर्वर के अनुसार बंगाली शिप ब्रिटिश शिप के कंपेयर में ज़्यादा ड्यूरेबल हुआ करते थे, क्योंकि बंगाली शिप का एवरेज लाइफ स्पैन 20 ईयर्स हुआ करता था, जबकि ब्रिटिश शिप का एवरेज लाइफ स्पैन 12 ईयर्स हुआ करता था। इसके अलावा इंडिया लंबे समय से ग्लोबली स्टील इंडस्ट्री में भी आगे था। 6वीं सेंचुरी के शुरुआत में इंडिया का क्रूसिबल फॉर्म्ड स्टील, जिसे वेस्ट में डमास्कस स्टील के भी नाम से जाना जाता था, वो इंडियन लोहार के द्वारा मालाबार कोस्ट और डेक्कन में बनाया जाता था। अरब और यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर वेपन्स इंडिया से इंपोर्ट करते थे। तो ब्रिटिश को तो ये क्लियर हो चुका था कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी गुड एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आखिर कैसे ब्रिटिश ने सारे इंडस्ट्रीज को लूट लिया? यहाँ ब्रिटिश का प्लान था सबसे पहले पूरे इंडिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेना, और अगर एक बार वो ऐसा कर लेते हैं फिर वो यहाँ के ट्रेड अपने कंट्रोल में ले लेंगे, जिसके लिए इन्होंने सबसे पहले इंडिया का टेक्सटाइल खरीदना शुरू किया और खुद ही चीप रेट में इंडिया का टेक्सटाइल यूरोपियन कंट्री में बेचना शुरू किए, जिसके बाद अब यूरोपियन मार्केट ब्रिटिश से सामान इंपोर्ट कर रहा था। और इसी वजह से इंडिया के टेक्सटाइल मार्केट में एक बड़ा मोनोपोली क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से अब इंडियन ट्रेडर्स अपने टेक्सटाइल को बेचने के लिए ब्रिटिश पे डिपेंड हो गए। और इसी डिपेंडेंसी के वजह से ब्रिटिश ने इंडिया का टेक्सटाइल को चीप रेट में खरीदना शुरू किया और यूरोपियन मार्केट में हाई प्राइस पे बेचना शुरू किया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन को कुछ भी बेचने के लिए और बाहर से कुछ भी खरीदने के लिए ब्रिटिश ने इंडिया को खुद पे डिपेंडेंट बना लिया था। और अब ब्रिटिश ने इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड अपने कंट्रोल में लेने के बाद इंडिया से लो प्राइस पे टेक्सटाइल खरीद रहे थे और इंडिया में हाई प्राइस पर बाहर का सामान बेच रहे थे। और इस तरह से अब ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर इंडियन मैन्युफैक्चरर को टेक्सटाइल मार्केट से एलिमिनेट कर चुके थे। इसके बाद फिर ब्रिटिश ने इंडियन मैन्युफैक्चरर से लो कॉस्ट प्राइस पे भी टेक्सटाइल खरीदना बंद कर दिया और इंडियंस को अपना गुलाम बनाकर खुद अपने फैक्ट्री में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। और इस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया को 1947 तक पूरी तरह से डी इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया था, क्योंकि 1947 तक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयर वर्ल्ड में 27% से घटकर 3% पे आ चुका था, क्योंकि अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में था। और इस तरह से ब्रिटिश मोनोपोली के वजह से इंडियन आर्टिस्ट, मर्चेंट, टेक्नीशियन और बिल्डर्स को मजबूर होकर एग्रीकल्चर प्रोफेशन में शिफ्ट होना पड़ा
इंडिया में मौजूद सारे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच इंडस्ट्री में इंडियन के साथ इतना ज़्यादा ड्यूटी डिस्क्रिमिनेंट था कि इंडिया के मास पॉपुलेशन को ना चाहते हुए भी खेती का काम में जाना पड़ा। लेकिन इस टाइम पे इंडिया के इस मास पॉपुलेशन के पास एग्रीकल्चर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए पुअर सीजनल हार्वेस्ट और सूखे के वजह से ये मास पॉपुलेशन गरीबी और अकाल का शिकार बन गए। लेकिन बाद में जब इंडिया के लोगों को एग्रीकल्चर का समझ आया और वो अच्छे फार्मर्स बने, तब ब्रिटिश का नज़र अब इनके एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी पड़ गया और अब ब्रिटिश ने फार्मर से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। ब्रिटिश का ये टैक्स कल्टीवेटर एक्सट्रीमली हाई था, जिसमें फार्मर्स को अपने ग्रॉस इनकम का 50 to 80% ब्रिटिश को देना पड़ता था। मतलब इंडियन फार्मर्स जितना कमा नहीं रहे थे उससे ज़्यादा ब्रिटिश को टैक्स पे कर रहे थे। ये बात ब्रिटिश को भी पता था कि वो इंडियन फार्मर के साथ कितना गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये टैक्स रेट उस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई था। भारत के इतिहास में किसी भी राजा महाराजा ने इंडियन फार्मर से जो टैक्स कलेक्ट किया था उसके मुकाबले ब्रिटिश का टैक्स रेट 3 गुना ज़्यादा था। इंडिया में ब्रिटिश टैक्स के वजह से ब्रिटिश एरिया का 66% इंडियन पॉपुलेशन भागकर नेटिव इंडियन किंग्स के स्टेट में आ जाते हैं, जहां इंडियन किंग्स इन्हें फाइनेंशियल डिप्रेशन से बचा रहे थे। लेकिन ब्रिटिश ने इन इंडियन किंग्स को भी नहीं छोड़ा और जैसा कि आप सबको पता है ब्रिटिश ने किस तरह से इंडिया के सारे किंग्स को ख़त्म करके पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था। इसे डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो इंडियन ब्रिटिश एरिया में बचे हुए थे उन पे और भी ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है और जो फार्मर्स टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और फिजिकली उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा पीटा तक जाता है, यहाँ तक कि उन फार्मर्स का जमीन भी हड़प लिया जाता है। ब्रिटिश रूल के दौरान लगभग 1 करोड़ फार्मर्स का जमीन टैक्स नहीं पे करने के वजह से हड़प लिया गया था। इंडिया के हिस्ट्री में इंडियन के साथ इतना ज्यादा अत्याचार पहली बार हो रहा था। 19वीं सेंचुरी को खत्म होते तक इंडिया ब्रिटिश का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन चुका था, ब्रिटिश एक्सपोर्ट का लार्जेस्ट परचेजर बन चुका था और ब्रिटिश सिविल सर्वेंट और ब्रिटिश सोल्जर के लिए हाईली पेड एम्प्लॉयमेंट बन चुका था। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मार्क्वेज का ऐसा कहना था कि ब्रिटेन ने इंडिया का सारा खून पी गया है। ब्रिटिश का मकसद इंडिया पर राज करना नहीं था, क्योंकि वो इंडिया को एक गोल्ड माइन के नज़र से देखते थे। इसलिए उनका प्लानिंग था इंडिया को क्रिएट और मेंटेनेंस करके लॉन्ग टर्म पीरियड में यहाँ का सारा वेल्थ एक्सट्रैक्ट करना। ब्रिटिश की तरह टर्किश इन्वेडर्स ने इंडिया पे हमला करके यहाँ दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर जैसे किंगडम बनाए थे। लेकिन मुगल लोग भी कोई इंडिया के लिए हीरो नहीं थे, क्योंकि वो लोग इंडिया से अनइक्वल टैक्स लेते थे। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन में उनका इंगेजमेंट ज़्यादा था। उन्होंने यहाँ के खजाने को भी लूटा था और यहाँ के लोगों के साथ वायोलेंस भी किया था और उनके अंदर हमेशा रेशियल एरोगेंस होता था। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, मुगल काल के दौरान इंडिया का वेल्थ यहीं पे प्रिजर्व था, क्योंकि मुगल एम्पायर के लगभग 200 सालों के राज करने के बाद इंडिया इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री और एक सुपर पावर बन चुका था। ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया ने ऐसा डोमिनेट किया था कि उस टाइम इंडिया का शेयर ग्लोबल जीडीपी में 27% था। लेकिन ब्रिटिश तो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, फिर भी उनके शासन में इंडिया क्यों एक पुअर कंट्री बन गया, जिसका सिंपल सा रीज़न है मुगल किंग्स का ओरिजिन प्लेस फरगाना था। लेकिन मुगल्स ने कभी इंडिया का वेल्थ लूट कर अपने ओरिजिनल होमलैंड फरगाना नहीं ले गए थे, बल्कि मुगल्स ने इंडिया को ही अपना न्यू होमलैंड बना लिया था। इसलिए मुगल किंग्स का काम और उनका वफादारी भारत के जमीन के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन ब्रिटिश का वफादारी कभी इंडिया से नहीं जुड़ा और ना ही वो फ्यूचर में इंडिया में सेटल होना चाहते थे। ब्रिटिश का ऐसा मानना था कि इंडिया उनके लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए शुरुआत से ही उनका मकसद था इंडिया के सारे वेल्थ को लूट कर 2-3 सेंचुरी के बाद इंडिया को छोड़कर ब्रिटेन चले जाना। इसलिए जितना भी रेवेन्यू वो इंडिया से कमाए थे उसे उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन में इन्वेस्ट किया।
मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है कि ब्रिटिश ने इंडिया से टोटल वेल्थ मॉडर्न अमाउंट में 43 ट्रिलियन डॉलर एक्सट्रैक्ट किया था, जबकि आज इंडिया का एनुअल जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन कितना ज्यादा भारत को लूटा है। इंडिया में ब्रिटिश द्वारा बनाया गया रेलवे नेटवर्क ही सिर्फ इंडिया के लिए बच गया, क्योंकि इंडिया कभी भी खुद से या बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके इंडियन रेलवे को नहीं बना सकता था, क्योंकि उस टाइम रेल रूट बनाने का खर्चा यूएस में 2000 पाउंड पर मील पड़ता था, जबकि इंडिया में 18,000 पाउंड पर मील पड़ता था। इसके अलावा रेलवे कंस्ट्रक्शन के सारे एलिमेंट्स जैसे कि स्टील, वैगन्स, गियर्स, इंजन्स और अदर इक्विपमेंट ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए जाते थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी इंडिया को रेलवे मैन्युफैक्चरिंग करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने इस पे कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था ताकि रेलवे इंडस्ट्री में इंडिया कभी भी ब्रिटेन को कम्पीट ना कर सके। इंडिया में ब्रिटिश को रेल नेटवर्क बनाने का मेन मकसद था यहाँ के गुड्स को इंडिया से बाहर सप्लाई करना। इसी रेलवे का यूज करके वो लोग यहाँ के वेल्थ को लूट कर सी पोर्ट तक ले जाते थे और फिर सी पोर्ट से शिप के जरिए ब्रिटेन और पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्री में सप्लाई करते थे। इसी रेलवे के वजह से ही ब्रिटिश इंडिया से इतना ज़्यादा ग्रेन एक्सपोर्ट करता था कि खुद इंडियंस के लिए कुछ नहीं बचता था। यहाँ अकाल पड़ जाते थे, यहाँ तक कि इंडिया में सूखे पीरियड के दौरान भी ब्रिटिश इंडिया से मास अमाउंट में फूड को यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था। उस दौरान इंडिया में फूड का प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो चुका था कि इंडियंस एक टाइम का भी खाना नहीं खरीद पा रहे थे और यहाँ के लोग भूख से तड़प कर मर जाते थे। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में 3.5 करोड़ लोगों की मौत सिर्फ फूड शॉर्टेज होने के वजह से हुआ है और इसके लिए डायरेक्टली ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है। और अगर कोई फॉरेनर इंडियन के साथ मिलकर इंडियन का हेल्प करने की कोशिश करता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे भी रोक देते थे ताकि ब्रिटिश का ये टॉर्चर दुनिया को पता ना चले। इसलिए उस टाइम के न्यूज़पेपर को साइलेंट कर दिया गया था कि कोई भी न्यूज़पेपर कंपनी डेथ बाय हंगर का एक्नॉलेज नहीं करेंगे। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को इस तरह से लूटा है कि इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद होने के बाद भी आज तक लोग भूखमरी का शिकार होते हैं। तो आखिर ब्रिटिश इंडिया पे कैसे कब्जा किए थे, इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।